दीपा के माता पिता बहुत गरीब थे। पिता लोगों के घरों में माली का काम किया करते थे और उसकी माँ सावित्री कोठियों में खाना बनाने का काम करती थी। जो समय मिलता उसमें माँ बेटी कपड़े सिलाई करती थी। दीपा सरकारी स्कूल में 12वीं में पढ़ती थी। एक दिन, मेरे स्कूल में सब लड़कियाँ कितनी अच्छी अच्छी घड़ियाँ लगा कर आती है, मुझे भी एक घड़ी दिलवा दो ना। दीपा, तुम्हें पता तो है ना कि हमारी आमदनी इतनी नहीं है कि हम तुम्हें ऐसी चीजें खरीद कर दे सके। किसी तरह से रोटी पानी का खर्चा चल जाता है, बस यही बहुत है। माँ, हम क्यों ना कोई काम शुरू करें? काम शुरू करने के लिए भी तो एक मुश्त रकम चाहिए होती है, हमें कौन इतने पैसे देगा? माँ, हम अभी से कुछ पैसे बचाना शुरू करते हैं, 1 साल के भीतर ही हम अपना काम शुरू करेंगे। मैं सोच रही हूँ कुछ ट्यूशन कर लूँ। तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, पढ़ लिख कर कुछ बन जाओगी तो हमारे नसीब खुल जाएंगे। माँ, पढ़ाई लिखाई तो चल रही है, फिर ट्यूशन से तो ज्ञान ही बढ़ेगा, जैसा तुम्हें ठीक लगे। ओह माँ, तुम कितनी अच्छी हो। दिया अपने स्कूल को लौट कर आती तो छोटे बच्चों को पढ़ाने चली जाती। धीरे धीरे उसको 5-6 बच्चों को पढ़ाने का काम मिल गया था। वहाँ से आकर माँ के साथ सिलाई के काम में भी मदद करती थी और रात को अपनी पढ़ाई करती। रात के खाने में माँ की मदद करती। एक दिन सावित्री जब काम से वापस आई तो कोठी से पनीर की सब्जी ले आई। माँ, ये सब्जी तो बहुत स्वादिष्ट है, किसने बनाई? बनाई तो मैंने ही थी। माँ, कल घर में भी पनीर की ऐसी ही सब्जी बना देना, मैं स्कूल लेकर जाऊंगी। पनीर और थोड़े से काजू चाहिए, वो कहाँ से खरीदेंगे? माँ, ये लो पैसे, लेकिन आज रात के खाने में पनीर ही बनाना। रात को सावित्री ने पनीर की सब्जी बनाई। जब सब लोग खाने बैठते हैं तो, माँ, क्या बढ़िया सब्जी बनाई है तुमने, तुम्हारे हाथ में तो जादू है, कल मेरे टिफिन में भी रख देना। ठीक है। दूसरे दिन जब लंच टाइम में दीपा जैसे ही अपना टिफिन का डिब्बा खोला, सारी लड़कियां उसके डिब्बे से पनीर की सब्जियां चटकारे ले लेकर खाने लगी। उसकी कक्षा में पढ़ने वाली, दीपा, ये तो लबाबदार पनीर है, तुम कल फिर यही सब्जी ले आना। अरे नहीं, इसको बनाने में बहुत मेहनत और खर्च आता है, इसलिए बाजार में ये लबाबदार पनीर की सब्जी 25 रुपए प्लेट बिकती है। दीपा जब घर आई तो, माँ, अब तक तो हमारे पास लगभग 500 रुपए हो गए हैं, क्यों ना हम अपना काम शुरू कर दें? काम क्या शुरू करेगी? माँ, हम घर में पनीर की सब्जियाँ बनाएंगे, इसको लबाबदार पनीर कहते हैं, इसको बेच देंगे, अगर बिक जाएगा तो आगे बढ़ाएंगे। मेरे स्कूल में लड़कियां कह रही थी कि बाजार में 25 रुपए प्लेट बिकता है लबाबदार पनीर। अच्छा, परंतु बेचेगा कौन? माँ, तुम सब्जी बना देना, मैं घर के बाहर ही एक टेबल लगाकर बेच लूंगी, हमारी दुकान शुरू हो जाएगी। दीपा ने माँ को 500 रुपए पकड़ा दिया और स्कूल चली गई। लंच टाइम में, सुनो, आज मैं अपने घर के सामने लबाबदार पनीर का स्टॉल लगाऊंगी, जिसको भी सब्जी खरीदनी है आ जाना। शाम को जब वो ट्यूशन करने गई तो उसने वहाँ से सबको बता दिया। दीपा जब घर आई तो साथ में कुछ पैकिंग वाले डिब्बे भी ले आई थी। पूरे घर में लबाबदार पनीर की खुशबू फैली हुई थी। उसने घर के बाहर ही एक बड़े से टेबल पर अपना सब्जी का भगोना रख दिया था। बाहर ही एक पेपर पर लिखा था, लबाबदार पनीर सिर्फ 25 रुपए प्लेट। ग्राहक आने शुरू हो गए। देखते ही देखते सारी सब्जी बिक गई। उस दिन उन्हें 1000 रुपए मिले। करीब 50 प्लेट सब्जी हाथ के हाथ बिक गई थी। माँ, मैं कह रही थी ना कि तेरे हाथ में जादू है, कल हम ज्यादा सब्जी बनाएंगे, मैं कल ट्यूशन नहीं जाऊंगी। दूसरे दिन उन्हें फिर अच्छी आमदनी हुई। उसके माता पिता बहुत खुश हुए। दीपा ने ट्यूशन छोड़ दिया और माँ के साथ पनीर की सब्जी बनाने में मदद करने लगी। कुछ ही दिनों में उनकी दुकान बहुत मशहूर हो गई। एक दिन, अब तो इतने ग्राहक आने लगे हैं कि पूरा ही नहीं पड़ता। माँ, एक काम करो, तुम अपने काम पर जाना बंद कर दो, हम लोग कुछ कुर्सी और टेबल खरीदकर बाहर ही रख देंगे और सब्जी के साथ रोटी भी देते हैं, जिसको मन हो खा कर जाए और जिसको मन हो लेकर जाए। कहा तो तुम ठीक रही हो, पर इतने पैसे कहाँ से आएंगे? तुम जिन घर में काम करती हो
वहाँ से कुछ उधार ले लो, वो लोग बहुत अच्छे हैं, आसानी से दे देंगे। वो लोग तो वैसे भी नाराज होंगे जब मैं उन्हें बताऊंगी कि मैं काम छोड़ रही हूँ। एक बार कहकर तो देखो, तुम उनके घरों में 10 सालों से काम कर रही हो। दीपा की बात मानकर सावित्री कोठियों में गई तो उसे सबने पैसे देने का वादा किया, पर काम छोड़कर जाने के नाम पर कोई राजी नहीं हुआ। वो निराश होकर घर आ गई। शाम को दीपा आई तो, माँ, भगवान ने हमारी सुन ली। तुम्हें याद है, मैंने कुछ महीनों पहले एक परीक्षा दी थी, उसमें पास हो गई। मुझे स्कूल 5,000 रुपए स्कॉलरशिप के लिए मिलेंगे, तभी उन पैसों से हम टेबल कुर्सी खरीद लेंगे। कुछ दिनों में ही उन्होंने अपने टेबल के आगे टेबल कुर्सी रखवा दी और दोनों माँ बेटी मिलकर सब्जी और रोटी बना लेती। उनकी आमदनी डबल हो गई। उनकी दुकान पर जब भी कोई गरीब आता तो उसको मुफ्त में खाना खिलाते थे। कुछ दिनों बाद ही दीपा की परीक्षाएं शुरू होने वाली थी। दीपा, अब तुम अपनी परीक्षा की तैयारी करो। मैं अपनी मदद के लिए कुछ दिनों के लिए एक लड़का रख लेती हूँ। विनय पढ़ा लिखा और समझदार है। मैं जहाँ काम करती हूँ वहीं पर एक कमरा में रहकर पढ़ाई करता है। वो मुझसे किसी काम के लिए पूछ भी रहा था। ठीक है माँ। दीपा आराम से परीक्षा की तैयारी करने लगी। कुछ दिनों में उसकी परीक्षाएं शुरू हो गई। अब दीपा को हिसाब किताब भी देखने का समय नहीं मिलता था। जब परीक्षा खत्म हुई और उसने हिसाब लगाया तो पैसे की बहुत गड़बड़ी थी। माँ, हमें बहुत नुकसान हुआ है। तुम्हारा विनय जरूर कुछ गड़बड़ी कर रहा है। अब तो मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, वही सारा हिसाब किताब करके मुझे पैसे देता है। आज तो आया भी नहीं। चलो, आज से मेरी छुट्टियाँ भी शुरू हो गई है, मैं खुद ही देखूंगी। उनका धंधा फिर से चल पड़ा। एक दिन रात के समय सावित्री की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। खांसते खांसते उसका दम निकला जा रहा था। वो लोग उसे लेकर अस्पताल गए। इनको अस्थमा की बीमारी है, हम दवा दे रहे हैं और इंजेक्शन लगा दे रहे हैं, पर इन्हें आग या चूल्हे के सामने नहीं बैठना है। दूसरे दिन सुबह से ही दीपा अकेले सारा काम कर रही थी। माँ को डॉक्टर ने आराम करने को कहा था। उस दिन अचानक विनय आ गया। विनय, तुम अचानक कहाँ चले गए थे? मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई थी, इसीलिए मुझे आपकी दुकान से पैसे भी चुराने पड़े थे, पर मेरी माँ ठीक ना हो सकी, वो खत्म हो गई। इतना कहकर विनय रोने लगा। अच्छा, तुम रो मत। मुझे पता है कि माँ के इलाज के लिए आदमी कुछ भी कर सकता है। आज से ही काम पर लग जाओ, पर अब से जब भी पैसे की जरूरत होगी मुझसे मांग लेना। विनय खुशी खुशी काम पर लग गया। कुछ ही दिनों में उनकी दुकान पहले से भी ज्यादा चलने लगी। उनके पास अब बहुत पैसे हो गए। दीपा का 12वीं का रिजल्ट घोषित हो गया था। वो बहुत अच्छे नंबरों से पास हुई थी। एक दिन, माँ, क्यों ना हम अपना एक रेस्टोरेंट खोल लें? दीपा, तुम्हारी मर्जी में तो कुछ भी नहीं कर पाती हूँ, सब तुमको ही करना पड़ता है। कुछ ही दिनों में दीपा ने अपने रेस्टोरेंट खोल दिए और अब विनय और दीपा दोनों मिलकर पूरे रेस्टोरेंट का काम संभालते थे। उन्होंने कुछ आदमी भी रख लिए थे। उसका रेस्टोरेंट खूब चलने लगा। दीपा ने कुछ ही दिनों में एक गाड़ी खरीद ली। अगल बगल के लोग उनका रेस्टोरेंट खुल जाने से चिढ़ गए थे। बगल के होटल वाले माधव से सभी लोग लबाबदार पनीर की तारीफ करते तो वो जल भुनकर राख हो जाता। एक दिन उसने अचानक कुछ आदमियों के साथ जाकर दीपा के रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी। विनय, जल्दी से पुलिस को खबर करो। इस रेस्टोरेंट के आने के वजह से हमारा होटल बंद होने के कगार पर है, इसको यहाँ नहीं चलने दूंगा। अचानक पनीर का बड़ा पतीला आकर उसके सिर पर गिर पड़ा और रसोई के सारे बर्तनों ने उस पर हमला कर दिया। सारा पनीर उसके सिर पर से बहते हुए उसके मुंह में आ रहा था। पनीर मुंह में जाते ही, माफ कर दो, मैं बहुत गलत था। तुम्हारी सब्जी तो वाकई बहुत स्वादिष्ट है। तुम्हारा जो भी नुकसान हुआ है वो मैं भरपाई कर दूंगा। तुम पुलिस को मत बताओ। दीपा और विनय ने उसे माफ कर दिया। कुछ दिनों में उनकी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। एक दिन, दीपा, इतनी छोटी उम्र में तुमने इतना बड़ा रेस्टोरेंट कैसे खोल लिया? माधव, जहाँ चाहा वहाँ रहा। माँ की बीमारी के बाद मुझे लगा था कि मुझे सब कुछ बंद कर देना होगा, परंतु विनय ने आकर सब संभाल लिया। इसलिए हमारे इस रेस्टोरेंट में विनय पार्टनर है।
तुम बहुत परिश्रमी हो और ईमानदारी से काम करती हो, इसीलिए तुम्हें सफलता मिली। मैंने कभी इसके बारे में नहीं सोचा। दीपा के रेस्टोरेंट का नाम अब बहुत मशहूर हो गया था। उसने कुछ ही सालों में अपनी पढ़ाई पूरी कर ली और विनय से उसकी शादी हो गई। अब उनके जीवन में कोई दुखी नहीं था। छोटू एक अनाथ लड़का था। वो समुंदर के किनारे तरह तरह के सीप के बने खिलौने बेचता था। खिलौने बेचकर जो भी पैसे मिलते थे उसी से अपना गुजारा करता था। जब भी वो समुंदर के किनारे किसी बच्चे को अपने माता पिता का हाथ पकड़कर जाते हुए देखता तो कितने भाग्यशाली हैं ये लोग जिनके माता पिता इनके पास हैं। हमने कभी अपने माता पिता को देखा तक नहीं। एक दिन रात से ही बरसात हो रही थी। छोटू सुबह से खिलौना बेचने का प्रयास कर रहा था, पर एक भी खिलौना नहीं बिका था क्योंकि कोई समुंदर के किनारे आया ही नहीं था। अचानक उसने देखा कि एक परिवार अपने 2 बच्चों के साथ बारिश में भीगता हुआ समुंदर की तरफ जा रहा था। बाबूजी, खिलौने ले लो, सीप के खिलौने हैं, मुन्ना मुन्नी को बहुत अच्छे लगेंगे। चल हट, दूर जाकर बेच अपने खिलौने। एक तो इन बच्चों ने नाक में दम कर दिया है कि बरसात में समंदर की लहरों के साथ मस्ती करेंगे, ऊपर से ये और आ गया। बाबूजी, खिलौने ले लो, खिलौने ले लो। बाबूजी बड़बड़ाते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। छोटू उनके पीछे पीछे आंखों से आंसू पोंछता हुआ चला जा रहा था। अचानक, क्यों भाई, तूने सुना नहीं क्या? तुझको बोला था ना कि हमें खिलौने नहीं चाहिए, फिर क्यों हमारे पीछे पीछे चला आ रहा है? माँ जी, मुझे आप सबके साथ बहुत अच्छा लग रहा है। मैं अनाथ हूँ ना, मैंने अपने माता पिता को नहीं देखा, इसीलिए माता पिता और बाल बच्चों वाला परिवार देखकर उनके पीछे पीछे चलने लगता हूँ। दिल को बड़ा सुकून मिलता है। अच्छा, इधर आ। एक दिन में कितने खिलौने बेच लेता है तू? 20-25 रुपए मिल जाते हैं। उन पैसों का क्या करता है? कुछ पैसे का सामान खरीदकर अनाथालय में अनाथ बच्चों को दे देता हूँ और कुछ पैसे बूढ़ी दादी को दे देता हूँ जो मुझे रोटी बनाकर खिलाती हैं। वो भी मेरी तरह अनाथ है ना। छोटू बोलते बोलते थोड़ी देर में अपनी नाक भी सुड़क लेता था। अच्छा, वो क्यों अनाथ है? उसके तो 2 जवान बेटे समंदर की लहरों में समा गए थे ना, इसीलिए वो कहती हैं कि मैं भी तेरे ही तरह अनाथ हूँ। हम दोनों अक्सर समंदर की लहरों से बातें करते रहते हैं। वो तो लहरों को खूब डांटती है, लहरें उसके डांटते ही चुपचाप चली जाती है। ओहो, अगर मैं तेरे सारे खिलौने खरीद लूं, तो क्या तू अपनी बूढ़ी दादी को यहाँ ले आएगा? दादी बरसात में कैसे आएंगी? आपको मिलना है तो हमारे घर में चलिए। ठीक है, जब समुंदर से लौट कर आएंगे तब चलेंगे। सब समुंदर किनारे पहुँच गए थे। बच्चे लहरों में खेलने के लिए इतने उतावले हो रहे थे कि पलक झपकते ही लहरों में कूदकर खेलने लगे। थोड़ी देर सबने खूब मस्ती की। छोटू थोड़ी सी सहानुभूति पाकर उनके साथ ही था। अचानक हवाएं बहुत तेज हो गई और बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। आप लोग बाहर निकल जाओ, ये लहरें कभी भी खतरनाक रूप ले सकती हैं। जल्दी करो, ये जादुई लहरें हैं। उसके इतना कहते ही बाबूजी और अरुणा बच्चों का हाथ पकड़ बाहर निकलने की कोशिश करने लगे। भागते हुए सब बाहर आ गए। अब यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं है। आप सब मेरे घर चलिए, जो यहाँ से 1 किलोमीटर दूरी पर है। ये तूफान धीरे धीरे भयानक होता जा रहा है, लहरें भयानक होती जाएंगी। हम तुम्हारे घर क्यों जाएंगे? अपनी गाड़ी में बैठकर अपने होटल नहीं चले जाएंगे? बाबूजी, ये लहरें और तूफान आपके होटल की तरफ ही जा रहे हैं। मेरा घर दूसरी तरफ है, उस तरफ जाना आप लोगों के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। कहते कहते वो लड़का लगभग सा रो पड़ा। चल जल्दी अपना घर दिखा। सब लोग जल्दी जल्दी उसके घर की तरफ आए। उन्होंने देखा कि एक बहुत छोटा सा घर था जो काफी ऊंचाई पर था। सब लोग उस घर में चले गए। अरे छोटू, आज कितने मेहमानों को ले आया रे, लगता है पूरा परिवार ही आ गया है। दादी, आज लहरों का रुख ठीक नहीं दिख रहा था, तूफान आ रहा था, सो मैं इन्हें अपने घर ले आया। तब तक समुद्र की लहरों का भयानक शोर आता हुआ सुनाई पड़ा। छोटू की आवाज किसी को न सुनाई पड़ी। लहरों का ऐसा विकराल रूप देखकर अरुणा और बच्चे डर गए। छोटू के घर को भी लहरों ने छुआ, पर भाग जाओ ये लहरों, यहाँ तुम हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती हो। मैंने तो अपने 2 बेटों को तुम्हें सौंप दिया है।
मेरे दरवाजे आई तो मैं अपने छोटू के साथ कूद जाऊंगी। चली जाओ यहाँ से। लहरें किसी आज्ञाकारी बालक की तरह चुपचाप वापस चली गई और छोटू के घर के दरवाजे पर ढेर सारे सोने के सिक्के छोड़ गई। ये सब क्या है? कुछ लहरें जादुई है और कुछ बेहद खतरनाक है। जादुई लहरें सबका सुख दुख समझती है। दोनों एक दूसरे की दुश्मन है। जादुई लहरें हमेशा सबकी मदद करना चाहती है, पर खतरनाक लहरें विनाश का खेल खेलती है। आप इतना कुछ कैसे जानती हैं इसके बारे में? मैंने अपने दो लाल खोए हैं इस समंदर की लहरों में। बाबूजी ने जैसे ही ये बात सुनी, बाहर से भागते हुए अंदर आ गए और बूढ़ी दादी को देखते ही उनसे लिपट गए। माँ, तुम कहाँ थी माँ? मैंने तुम्हें कितना ढूंढा था। मैं ही तुम्हारा बिहारी हूँ। बेटा, इतने सालों से रोते रोते मेरी आंखें भी फूट गई तो कहाँ चला गया था? और तेरा भाई मदन कहाँ है? मैं तुम्हें उसके पास भी ले चलूंगा। आज अगर ये छोटू ना होता तो हम कभी नहीं मिल पाते। बाबूजी, ये तो जादुई लहरों का कमाल है। देखिए ना, उधर भी समुद्र कितना शांत हो गया है। माँ बेटे का मिलन देखकर अरुणा आश्चर्यचकित थी। उसने तो कभी सोचा भी नहीं था कि उसके पति ने भी इतनी गरीबी भी देखी थी। उसकी शादी तो एक बहुत बड़े उद्योगपति से हुई थी। आपने तो हमें कभी नहीं बताया कि आपकी माँ भी है। दरअसल समुद्र की लहरों ने हमें ना जाने कहां ले जाकर पटक दिया था। एक दयालु मछुआरे ने मुझे अपने घर में रखकर मेरा इलाज किया। 2 महीने बाद मुझे होश आया तो मैं अपने घर की तरफ आना चाहता था, पर मछुआरे ने मुझे समझाया, मेरा मछलियों का व्यापार बहुत बड़ा है। अगर तुम रुक जाओ तो मैं तुम्हें अपने व्यापार के सारे गुर सिखा दूंगा। तुम्हारी माँ के पास एक बेटा तो है ना, मैं तो निसंतान हूँ। समझाते समझाते वो रो पड़ा था। उसके बाद मैं वहीं रुक गया और मछलियों के व्यापार में व्यस्त हो गया। आपने अपनी माँ को रोने के लिए छोड़ दिया? नहीं रे, मैं तो कई बार आया, पर मुझे क्या पता था कि माँ का अपना घर है। हम तो झोपड़ी में रहते थे। क्यों माँ? हाँ रे, सरकार ने तुम दोनों की मौत का मुआवजा दिया था, उसी से घर बनवा लिया था। मन में उम्मीद का दिया हमेशा जलता रहा कि शायद मेरे बच्चे आ जाएं। देखो, मेरी उम्मीद भगवान ने पूरी कर दी। बेटा तो बेटा, साथ में पूरा परिवार भी आ गया। माँ जी, अब आपको यहाँ रहने की जरूरत नहीं है। आप हमारे साथ चलिए। और मेरा छोटू, वो भी हमारे साथ जाएगा। अपने मुन्ना मुन्नी के साथ स्कूल जाएगा। पर मेरा मदन कहाँ है बेटा? माँ, वो भी हमारे साथ ही रहता है। जब मैंने मछलियों का व्यापार शुरू किया था ना, तभी एक दिन मछली बेचते हुए वो मिल गया था। तब से मेरे साथ ही रहता है। उसके भी बच्चे हैं। हाय रे नसीब, पहले तो भर भर कर रुलाता है, फिर इकट्ठे इतनी खुशियाँ एक साथ दे जाता है। तब तक छोटू बाहर से सबके लिए चाय, बिस्किट और मुन्ना मुन्नी के लिए कुछ खाने को ले आया था। बाबूजी, मैंने कहा था ना कि उस तरफ मत जाइए। देखिए, उन लहरों ने कितने पेड़ उखाड़ दिए और कितने झोपड़ियां बहा दी। उन्होंने बाहर निकलकर देखा तो अब तक तूफान भी शांत हो गया था। सबने बाहर झांक कर देखा तो वाकई बहुत भयानक मंजर था। अरुणा ने छोटे को गले लगा लिया। अगर तू ना होता तो हम सब खत्म हो जाते। नहीं माँ जी, आप लोग कैसे मर सकते थे? दादी को उनके बेटों से मिलना जो था। बाबूजी सबके साथ गाड़ी में जाकर बैठ गए थे। जादुई तूफान ने पूरे परिवार को मिला दिया था। एक गांव में कौशल नाम का एक धनवान व्यक्ति रहता था। कौशल के पास बहुत धन होने के बावजूद भी घमंड बिल्कुल नहीं था। वह बहुत ही दयालु और गरीब लोगों की मदद करने वाला व्यक्ति था। वह किसी को कष्ट में नहीं देख पाता था। भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इतना धन देने के काबिल समझा। मैं भी आपसे वादा करता हूँ, मरते दम तक गरीबों की मदद करूँगा। हर महीने कौशल अपने घर गरीब लोगों के लिए आयोजन करवाता था और उन्हें भर पेट भोजन खिलाता था। उन्हें कपड़े लत्ते भी देता था। सभी भोजन करके चले जाते। कौशल सभी के झूठे पत्तल उठाकर बाहर फेंकने आता। जब वह सारे पत्तल फेंककर वापस घर जा रहा था, तभी उसने देखा एक बूढ़ा इंसान कीचड़ में फंसा हुआ है और निकलने के लिए बहुत कोशिश कर रहा है। कौशल उसके पास जा ही रहा था, तभी देखता है वो बूढ़े बाबा बेहोश होकर उसी कीचड़ में गिर गए।
कौशल दौड़ता हुआ वहां आया और बूढ़े बाबा को कीचड़ से निकाला और कंधे पर उठाकर अपने घर ले आया। बाबा जी उठ जाइए। कौशल उस बूढ़े बाबा के ऊपर पानी छिड़कता है। तुरंत उनकी आंखें खुलती हैं। कहाँ हूँ मैं? कहाँ हूँ मैं तो कीचड़ में फंस गया था, यहाँ कैसे आ गया? बाबा शांत हो जाइए, अब आप बिल्कुल सुरक्षित हैं। मेरा नाम कौशल है, मैंने ही आपको कीचड़ से निकाला है और यहाँ अपने घर में लेकर आया हूँ। बेटा तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं बाबा, ऐसा मत बोलिए। ईश्वर ने हम सभी को धरती पर भेजा है तो हम सभी को मिलजुल कर और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। वैसे भी आप तो मेरे पिता के समान हैं। तुम जैसे बच्चे आजकल मिलते कहाँ हैं? कहो, तुम्हें भी अगर मुझसे कोई मदद चाहिए तो मैं जरूर करूँगा। नहीं नहीं बाबा जी, भगवान की कृपा से अभी किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है। बेटा तुम्हें कभी भी मदद की जरूरत होगी तो मैं जरूर तुम्हारी मदद करूँगा। जी बाबा जी, आप बस अपना आशीर्वाद मुझे दीजिए। जुग जुग जियो मेरे बच्चे। चलिए मैं आपको आपके घर तक छोड़ देता हूँ। नहीं बेटा, तकलीफ मत लो, मैं अब भी ठीक हूँ, चला जाऊंगा। बाबा वापस अपने घर चले जाते हैं। कुछ ही देर बाद कौशल को पता चलता है कि उसके चाचा जी का खत आया है। वह आज ही पूरे परिवार के साथ आ रहे हैं। यह सुनकर कौशल बहुत खुश होता है। कौशल के चाचा जी अपने पूरे परिवार के साथ कौशल के घर आते हैं। आइए चाचा जी, कोई तकलीफ तो नहीं हुई आने में? अरे नहीं बेटा, तुमने तो भेज दिया था कुछ लोगों को हमारी सामान यहाँ तक लाने के लिए। तकलीफ किस बात की? और बताइए क्या चल रहा है जीवन में? बेटा अभी तो स्थिति अच्छी नहीं, पैसों की बहुत दिक्कत आ रही है। क्यों चाचा जी, आप तो अच्छी जगह काम करते थे। हाँ करता था, मगर कुछ महीनों पहले ही उन लोगों ने मेरी जगह किसी और को रख दिया है, इसीलिए मुझे काम से निकाल दिया। रहने को भी कोई जगह नहीं है, इसीलिए सोचा कुछ दिन यहीं रह लूं। ये तो बहुत बुरा हुआ चाचा जी। आप एक काम कीजिए, कुछ दिन क्यों, आप चाची और चिंटू तीनों यहीं मेरे साथ मेरे घर पर ही रह जाइए, फिर आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं बेटा, मैं तुम पर बोझ नहीं बन सकता। चाचा जी, बोझ किस बात का? आप मेरे चाचा हो, आप मेरे साथ आराम से रह सकते हो। कौशल के चाचा मान जाते हैं। 3 महीने बीत चुके थे। कौशल और उसके चाचा का परिवार सभी खुशी खुशी रह रहे थे। एक दिन कौशल गांव में घूमने जाता है और सभी से उनका हाल चाल पूछता है। फिर कुछ ही घंटों के बाद वापस घर पहुंचता है। चाचा जी, शाम का चाय नाश्ता हो गया? बेटा हमारा चाय नाश्ता हुआ या नहीं, अब इसकी तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों चाचा जी, क्या हो गया? चलो निकलो हमारे घर से, अब से ये तुम्हारा घर नहीं बल्कि हमारा घर है। चाचा जी, ये कैसी बातें कर रहे हो आप? सीधी बात कर रहा हूँ, अब से ये घर मेरा है। तू निकल यहाँ से। ये देख, तूने ही इन पर अपने दस्तखत किए हैं, देख ले, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो। कौशल उन कागजात को देखता है और हैरान रह जाता है। मगर चाचा जी, आपने तो कल ये कहकर दस्तखत ली थी कि ये चिंटू के नए स्कूल में दाखिला के कागजात है, जिस पर आप चाहते थे आपकी जगह मैं दस्तखत करूं। बेटा वो सब तो बहाना था, मैं यहाँ आया ही इसीलिए था। मुझे नहीं लगा था इतनी जल्दी मेरा काम हो जाएगा। अब चलो निकलो यहाँ से। कौशल के चाचा धक्के मारकर कौशल को घर से निकाल देते हैं। कौशल रोता हुआ घर से निकल जाता है। क्या करूं, अब कहाँ जाऊं? कौशल उदास होकर एक ओर बैठ जाता है। तभी वहाँ से वही बूढ़े बाबा गुजरते हैं जिनकी मदद कौशल ने की थी। कौशल को इस तरह परेशान देखकर कौशल के पास आते हैं। बेटा क्या हुआ, तुम इस तरह यहाँ उदास क्यों बैठे हो? अरे बाबा जी, आपको क्या बताऊं मेरे साथ क्या हुआ है। बेटा तुम बिना हिचकिचाए मुझे अपनी समस्या बता सकते हो, बोलो बेटा। कौशल सारी बातें बाबा को बताता है। बेटा तुम्हारे चाचा ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। जी बाबा जी, अब आप ही बताइए, ऐसी हालत में मैं कहाँ रहूंगा। बेटा तुम्हें याद है मैंने कहा था कभी भी मदद की तुम्हें जरूरत होगी तो मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगा। तुम चलो मेरे साथ, मेरे घर पर रहना, और मेरे पास ढेर सारे चीकू के पेड़ हैं, मैं चीकू की खेती करता हूँ। तुम चलो,
तुम भी मेरा काम में हाथ बटा लेना। यह सुनकर कौशल थोड़ा सोचने लगता है। क्या हुआ बेटा, सोच क्या रहे हो? चलो मेरे साथ। कौशल बाबा की बात मान जाता है और बाबा के साथ उनके घर आता है। बाबा एक झोपड़ी बनाकर रहते थे। कौशल भी वहीं रहने लगा। बाबा देखिए, पेड़ में ढेर सारे चीकू लगे हुए हैं। हाँ बेटा, इस बार तो बहुत ज्यादा ही चीकू उग रहे हैं। बाबा, क्या मैं इन चीकू को तोड़कर बाजार लेकर बेचने जाऊं? इससे हमारे पास पैसे भी आ जाएंगे। हाँ, मैं ही थोड़ा थोड़ा ले जाकर बेचता था। अब इतनी शक्ति कहाँ बची मेरे शरीर में। आप चिंता ना करें, मैं सब कुछ अच्छे से संभाल लूंगा। पूरे गांव में यह बात फैल जाती है कि कौशल के चाचा ने उसके साथ बहुत बुरा किया है। जब कौशल चीकू लेकर गांव के बाजार में बेचने आता है तो सभी उसे देख ही रहे थे। आप सभी मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? हाँ, मेरे साथ धोखा हुआ है, मगर कोई बात नहीं, मैं वापस अपनी जिंदगी शुरू करना चाहता हूँ। आइए, आप सभी आकर चीकू खरीदिए और खाकर बताइए कैसा स्वाद है। सभी को कौशल के किए सभी मदद याद आते हैं। सभी तुरंत कौशल की दुकान के पास भीड़ लगा लेते हैं और चीकू खरीदने लगते हैं। कुछ ही देर में चीकू बिक जाते हैं। कौशल वापस बाबा के घर आता है और सारे पैसे उन्हें दे देता है। बाबा जी, ये लीजिए, चीकू बेचकर इतने पैसे मिले हैं। बेटा, इन सभी पैसों को तुम ही रखो, सारी मेहनत तुम्हारी ही है। नहीं नहीं बाबा जी, ये आप रख लीजिए। अच्छा, कल जो पैसे मिलेंगे वो मैं लूंगा, आज वाला तुम ही रखो। कौशल बाबा की बात मान जाता है। अगले दिन जब कौशल पेड़ से चीकू तोड़ रहा था, तभी पेड़ पर लगी चीकू कहती है, अरे रुको, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। अरे तुम कौन हो? मैं एक जादुई चीकू हूँ, मुझे तोड़ो, फिर देखना कमाल। कौशल उस चीकू को तोड़ता है और देखता है वह चीकू कुछ ही क्षण में आम चीकू से सोने की चीकू में बदल जाती है। यह देखकर कौशल को उसकी आंखों पर विश्वास नहीं होता और वह चीकू को अंदर झोपड़ी में ले जाकर रख देता है। अगली सुबह वह देखता है कल उसने जहाँ चीकू तोड़ा था वहाँ वापस से एक चीकू लगा है। वह चीकू कौशल से कहती है, हर रोज यहाँ एक नई जादुई चीकू उग जाएगी और तुम्हारे तोड़ने के बाद वह सोने में बदल जाएगी। यह सुनकर कौशल खुश हो जाता है और उसे तोड़कर अंदर झोपड़ी में रख देता है और बाकी की चीकू तोड़कर बाजार में बेचकर आता है। हर रोज सोने के चीकू पाकर कौशल खुश था, मगर कुछ समझ नहीं पा रहा था कि ये कैसे हो रहा है। वह बाबा से बात करने की सोचता है। बाबा जी, मुझे हर रोज एक सोने का चीकू मिल रहा है, क्या आप इसके बारे में कुछ जानते हैं? यह सुनकर बाबा हंसते हैं और कौशल से थोड़ी दूर चले जाते हैं। क्या हुआ बाबा जी? वह बाबा जी एक जादूगर में बदल जाते हैं। यह देखकर कौशल आश्चर्यचकित रह जाता है। क्या आप बाबा जी नहीं तो आप कौन हैं? मैं एक जादूगर हूँ। सुना था तुम बहुत लोगों की मदद करते हो, तो सोचा तुम्हारी परीक्षा ली जाए। इसीलिए मैं कीचड़ में फंस गया था और फिर बेहोश हो गया था। तुमने जिस तरह मेरी सेवा की, मैं समझ गया था तुम सच में बहुत अच्छे इंसान हो। फिर मैंने तुम्हें मुसीबत में देखा तो मुझसे देखा नहीं गया और मैं तुम्हारी मदद करने चला आया। ये सभी चीज मेरे द्वारा बनाई गई है। सभी चीकू के पेड़ पर जादुई चीकू फलते हैं। सभी पेड़ से एक एक सोने के चीकू मिलेंगे तुम्हें। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। ये सब सच है और देखना, जल्द ही तुम्हारा वो घर तुम्हें वापस मिल जाएगा। इतना कहकर जादूगर गायब हो जाता है। कौशल अपने काम में लग जाता है। कई दिनों तक कौशल के चाचा को और उसके परिवार वालों को जादूगर भूत बनकर डराता है। वे सभी डर जाते हैं और उसके चाचा वापस उसे उसका घर देकर वहां से अपने परिवार के साथ भाग जाते हैं। अब कौशल को वापस से सब कुछ मिल जाता है। वह पहले की तरह सबकी मदद करना शुरू कर देता है और खुशी खुशी रहने लगता है।